नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 22 जून की एटोरियल डिस्कशन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस डिस्कशन में देखो हम दो इश्यूज डिस्कस करेंगे, दोनों अच्छे हैं। एक फेडरलिज्म से संबंधित और दूसरा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। पहले हम फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय काफ़ी सारे रजवाड़ों के रूलर्स जैसे ट्रेवनकोर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, जूनागढ़, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। और इन प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, राजा थे, वो अपना अपना सेपरेट कंट्री इस्टाब्लिश करना चाहते थे। लेकिन पटेल और वीपी मेनन और दूसरे लीडर्स की मेहनत के अपेक्षाकृत ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं हम इंडिया में इंटीग्रेट कर सकें। और कश्मीर का क्या इशू है, इससे तो आप भली भांति से परिचित हो। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कबीलाई इलाकों के जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर में आक्रमण भी किया था, लेकिन इंडिया ने वो युद्ध जीता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएन स्पॉन्सर्ड सीज फायर लग गया और काफ़ी एरिया पाकिस्तान के पास ही रह गया सीज फायर लगने के बाद, जिसे आज के समय में पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इंडिया ने गोवा को आज़ाद करवाया पुर्तगाल से 1961 में। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, इस चीज़ के कि देश को एकजुट करने के लिए हमारे लीडर्स ने काफ़ी खून पसीना बहाया है। और हमेशा से हमारे लीडर्स चिंतित थे कि देश को एकजुट रखना जरूरी है, देश की यूनिटी को किसी भी कीमत पे बरकरार रखना जरूरी है। और इसी का ये रिजल्ट निकला कि संविधान जब बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। क्यों? क्योंकि लीडर्स को डर लगता था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर दी गई, कल को वो देश से अलग हो गए तो देश टूट जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपेक्षाकृत ज़्यादा पावर्स दी गई, ज़्यादा अथॉरिटी दी गई। अब देखो, इश्यूज की बात की जाती है फेडरलिज्म में आज के समय में। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस का इशू है। देखो, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये डायरेक्टली लोगों की इनकम पर लगते हैं, कंपनीज की इनकम पर लगते हैं। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यूएसए में डायरेक्ट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती हैं। इवन स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है और कई सारे दूसरे देशों में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करती हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपके मन में आया होगा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है मुझे पता है, अब आपके मन में ये आया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर भी तो करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। और वो शेयर कितना होता है? 42% पहले था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा तो अब ये है 41%। तो आपका आंसर ये है कि 41% रेवेन्यू तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है ना। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 41% कहने को तो शेयर करता है स्टेट्स के साथ, पेपर्स में तो शेयर होता है, लेकिन काफ़ी बार सेंट्रल गवर्नमेंट इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता। तो स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देती रहती हैं, रिक्वेस्ट करती रहती हैं कि भैया पैसा दे दो, लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा इशू यहाँ से ये निकल के आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चालाक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगा देती है, टैक्स ऑन टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वाला रेवेन्यू तो शेयर करना पड़ता है स्टेट के साथ, लेकिन सेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती। तो 3.5 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेस से कलेक्ट किए, तो ये तो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करने पड़े। दूसरा, स्टेट्स कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करती हैं? पहले तो देखो सेल्स टैक्स वगैरह लगाया करते थे स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट्स सेल्स टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है। तो मेनली स्टेट्स रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं शराब पर टैक्स लगा के। आपने देखा होगा लॉकडाउन लगने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जिसको लेके सबसे ज़्यादा संजीदा दिखी, शराब के ठेकों को खोलने को लेके। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो उनको ज़्यादा इन्हीं से मिलता है ना। 3-4 सोर्सेज से स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिलता है आज के समय में ज़्यादा, शराब पे टैक्स लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और व्हीकल्स पे टैक्स लगा के। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर भी
टैक्स लगा के स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के। अगर देखो पूरे देश के लेवल पे बात करें तो सभी स्टेट्स को अपना 26% जो रेवेन्यू है, मतलब जितना टोटल रेवेन्यू होता है स्टेट्स का, उसमें से 26% तो स्टेट्स को सेंटर से ही मिलता है, बाकी 74% वो खुद से कलेक्ट करते हैं। लेकिन देखो एक और इशू यहां पे ये निकल के आता है, हर स्टेट को बराबर का रेवेन्यू नहीं मिलता। जैसे जो गरीब राज्य हैं ना, बिहार, यूपी, ये ज़्यादा डिपेंडेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपने रेवेन्यू के लिए। कई गरीब स्टेट तो ऐसे हैं जिनका 50% रेवेन्यू तो सेंटर से आता है, मतलब वो ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर रेवेन्यू के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि गरीब राज्यों को सेंटर से रेवेन्यू लेना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ की मनमानी करता है उन राज्यों में इंप्लीमेंट करवाने के लिए। अब देखो यहीं से दूसरा इशू भी लिंक्ड है रीजनल डिस्पैरिटी का। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये 5 वो राज्य हैं जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करती है ना, उसमें से 72% तो इन्हीं राज्यों से आता है। क्यों? जैसे कर्नाटक में तो बेंगलोर है, सिलिकॉन वैली है, तमिलनाडु भी अच्छा खासा प्रोस्पर स्टेट है, गुजरात में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, मुंबई का तो आपको पता ही है फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये 5 राज्य सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं रेवेन्यू जनरेशन में, लेकिन इनको उस हिसाब से रेवेन्यू मिलता नहीं है वापस। टैक्स यहाँ से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, लेकिन रेवेन्यू बांटने की बारी आती है तो इन राज्यों को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता नहीं है। सबसे ज़्यादा मिलता है यूपी, बिहार जैसे राज्यों को। यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसमें सिर्फ 3.12% कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ही कम। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बांटती है रेवेन्यू उसमें से 17% ले जाता है यूपी। बिहार का भी यही हाल है। जबकि देखो साउदर्न स्टेट्स की बात करें, साउदर्न स्टेट्स अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये देती हैं, 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन में, तो उनको बदले में मिलते हैं सिर्फ 51 रुपये। जबकि बिहार अगर 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको मिलते हैं 200 रुपये वापस। फाइनेंस कमीशन देखो फॉर्मूला देती है और उसके आधार पर ही विभिन्न स्टेट्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग होती है। ना सिर्फ सेंटर और स्टेट्स के बीच, बल्कि वेरियस स्टेट्स के बीच भी रेवेन्यू की जो शेयरिंग होती है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के आधार पर होती है, जिसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है फॉर्मूले में। जैसे एक है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब साउदर्न स्टेट्स की शिकायत ये है दक्षिणी राज्यों की, भैया हमने इतनी मेहनत करके पॉपुलेशन को कम किया है और आप इसके लिए हमें इंसेंटिवाइज करने के लिए डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हो। मतलब हमारे स्टेट में पॉपुलेशन कम हो गई, इससे तो हमें कम रेवेन्यू मिल रहा है। क्या हमने गलती की है पॉपुलेशन को कम करके? नहीं, यही तो शिकायत है ना साउदर्न स्टेट्स की। यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके आधार पर उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। हालांकि देखो सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हम कभी फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आएगा तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इशू इन द अलॉटमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स। देखो 2026 तक तो फ्रीज हुआ है, मतलब किस स्टेट को कितनी लोकसभा सीट्स एलोकेट हुई हैं ये सब फ्रीज हैं 2026 तक तो। लेकिन आगे अगर इसे डी फ्रीज किया जाता है तो लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से विभिन्न राज्यों को लोकसभा की सीट्स एलोकेट होंगी। 1971 से ये सब कुछ फ्रीज पड़ा है। पॉपुलेशन उसके बाद से देखो साउदर्न स्टेट्स में तो इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में काफ़ी बढ़ गई है। तो दक्षिणी राज्यों को एक और ये चिंता है कि अगर ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है विभिन्न स्टेट्स को, इसे डी फ्रीज कर दिया जाता है तो फिर लेटेस्ट सेंसस के आधार पर सीट्स एलोकेट होंगी और इससे नॉर्दर्न स्टेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। साउदर्न स्टेट्स जिन्होंने मेहनत की है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, उनको नुकसान हो जाएगा। तो साउदर्न स्टेट्स को ये डर है, उनका डर जायज़ भी है। चौथा पॉइंट, बार बार ये आवाज़ें उठती रहती हैं कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये भी गलत है राइटर के अनुसार। ये भी एक फेडरल इशू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं क्या किया जाना चाहिए। मेन पॉइंट देखो घूम फिर के राइटर का यही निकल के आता है, आज देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं।
खास करके सिक्योरिटी इश्यूज आप देखिए, चाइना के साथ बॉर्डर पर सिचुएशन काफ़ी टेंस है। इवन एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं सरकार जितना पब्लिकली मानती है लद्दाख में सिचुएशन उससे कहीं ज़्यादा टेंस है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हमेशा ख़राब रहते हैं, अभी भी कोई खास अच्छे नहीं है, हालांकि सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, अभी तक टिका हुआ है। अगला आर्टिकल उसी से संबंधित डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान से यूएसए जा रहा है, तालिबान पावर कैप्चर कर सकता है। तो घुमा फिरा के ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं, घुमा फिरा के राइटर कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब बड़े बड़े इश्यूज टैकल करने चाहिए और बदले में स्टेट्स को ज़्यादा फिजिकल पावर्स दे देनी चाहिए। स्टेट्स को आप ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने दो और उनको पावर दो कि वो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके अपने हिसाब से खर्चा भी कर सकें। एक तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से खर्चा कर पाती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को पता होता है ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आप स्टेट्स को ज़्यादा आज़ादी दो रेवेन्यू कलेक्ट करने की और सेंटर बड़े बड़े इश्यूज़ पे जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन पे फोकस करें। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा फिजिकल पावर्स नहीं दी जाएंगी स्टेट्स को, और ये जो हमने आर्टिकल में इश्यूज डिस्कस किए कि कोई स्टेट ऐसा है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल रेवेन्यू में, उसको मिलते कम रेवेन्यू है बाद में बदले में, तो ऐसी ऐसी स्टेट्स की शिकायतें रहेंगी तो देश फिर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिफरेंसेस रहेंगे। और पहले बहुत सारे रूलर्स हमारे देश में आए तब भी यही दिक्कत थी, विभिन्न जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अगर ज़्यादा पावर स्टेट्स को दी जाती है तो आपस में नहीं लड़ेंगे और सेंटर बड़े बड़े इश्यूज पे फोकस कर सकेगा। ये राइटर का लॉजिक है। राइटर के अनुसार यूनिटरी और फेडरल फीचर्स में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। सी राजा मोहन ने ये आर्टिकल लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस का है। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। शुरू में तो देखो बैकग्राउंड की बात की जाती है। देखो 1990 के बाद से ही पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान से आतंकवादी आने लगे घुसपैठ करके और कश्मीर में वो आतंकवाद फैलाने लगे। एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, देखो पाकिस्तान की मदद के बिना इंसर्जेंसी पनप ही नहीं सकती जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है इंसर्जेंसी को चालू रखने के लिए हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। मुद्दे की बात देखो ये है 1990 के बाद से ही पाकिस्तान ने टेररिज्म स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया इंडिया में। उसके बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कैसे रिलेशन रहे हैं? टोक, टेरर, टोक, मतलब बातचीत करो, उसके बाद हमला होता है, कोई ना कोई टेरर अटैक होता है। कुछ समय के लिए सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, सरकार के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इंडिया बातचीत करना बंद कर देता है, लेकिन फिर से सरकार बातचीत स्टार्ट कर देती है पाकिस्तान के साथ। तो ये साइकिल चला आ रहा है 1990 के बाद से ही। बातचीत करो, टेरर अटैक के बाद रुक जाओ, फिर से बातचीत करो। इवन अभी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने भी देखो एक अच्छी कोशिश की थी। जब 2014 में वो सत्ता में आए थे तो हमारे जो आसपास के देश हैं, सार्क के लीडर्स हैं, उनको शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया था। और उसके बाद जो देखने को मिला वो तो देखो अपने आप में अभूतपूर्व था। प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो रास्ते में वो लाहौर में चले गए नवाज शरीफ के घर। अब ये जो स्टेप था ना, ये बहुत बड़ा स्टेप था। अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से हम देखें तो ये एक कोशिश थी कि सही में रिश्ते जो हैं वो सुधारे जाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर अंदर पठानकोट में हमला हुआ। ये एक प्रकार से जवाब था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कि हम नहीं चाहते इंडिया के साथ रिश्ते सुधरें। लेकिन नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया इंडिया की सरकार को कि हम पता लगाएंगे अगर पाकिस्तान का हाथ है इस टेरर अटैक में। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव भेजे पठानकोट में। ये इंडिया की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोगों को अलाउ करना पठानकोट में आने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन देखो नतीजा कुछ नहीं लिखना। पाकिस्तान की जो ISI है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और पठानकोट हमले के जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं दिलवा पाया पाकिस्तान।
उसके बाद तो उरी में अटैक हुआ, आपको पता है। उरी में अटैक के बाद तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक चेंज कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुए। उसके बाद जब पठानकोट में हमला हुआ, एयरफोर्स को भी भेजा गया पाकिस्तान में बालाकोट में स्ट्राइक करने के लिए। और उसके बाद जब नई टर्म में चुन के आए प्रधानमंत्री मोदी, तो एकदम से बहुत बड़ा स्टेप लिया, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया। राइटर कहते हैं देखो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप था। एटलीस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी सरप्राइज हुई होगी इस स्टेप से। उसके बाद से ही रिश्तों में बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि जब तक इंडिया स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर नहीं करेगा तब तक इंडिया के साथ कोई बातचीत स्टार्ट नहीं होगी। 2020 के अंत में, यानी पिछले साल के अंत में बैक चैनल से बातचीत स्टार्ट हुई, पिछले दरवाजे से बातचीत स्टार्ट हुई, मीडिया की नज़रों से अलग। उसके बाद देखो सीज फायर एग्रीमेंट को रिवाइव किया गया। अभी तक बॉर्डर पे सीज फायर जो एग्रीमेंट है वो टिका हुआ है। बॉर्डर पे गोलाबारी की खबरें अब नहीं आती, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट जो 2003 में साइन हुआ था उसको फिर से रिवाइव किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया कश्मीर में एक अनुकूल वातावरण तैयार करे ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत हो सके। और भी जैसे जो उनके मिलिट्री चीफ हैं बाजवा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि दोनों देश सारे कश्मीर इशू जो है वो सुलझा सकते हैं, इवन कश्मीर का इशू, पास्ट को हमें दबाना होगा। तो ये एक सिग्नल था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान की जनता को विश किया पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर। और बीच में ये खबरें भी आई कि जैसे पाकिस्तान जो है वो फिर से शुगर और कॉटन इंडिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन देखो एकदम से इमरान खान ने ये बोला कि हम कश्मीरी ब्लड को ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया से शुगर और कॉटन को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, वो जो बैन था वो लगा रहा। अब देखो पाकिस्तान कंफ्यूज है। पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच और पाकिस्तान की सरकार के बीच डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि इंडिया अब मतलब ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बल्कि आगे कोई भी सरकार आए, ये आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस था वो तो वापस अब नहीं मिलने वाला है, ये बात तय है। तो पाकिस्तान अब कंफ्यूज है किस पे फोकस किया जाए, मतलब इंडिया के सामने वो क्या शर्त रखें। क्या आर्टिकल 35A पे फोकस करें? आर्टिकल 35A जो है वो कश्मीर में डेमोग्राफी से डील करता है। मतलब क्या ये मांग रखें इंडिया के सामने कि कश्मीर में डेमोग्राफी नहीं चेंज होनी चाहिए, या फिर ये मांग करें कि जब तक आर्टिकल 370 जो है उसके तहत स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होता है तब तक हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, या फिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग रखें कि जब तक कश्मीर में राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक इंडिया से हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की दिक्कत देखो ये है, आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब क्या इन्वेस्ट किया है? एनर्जी और इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं कश्मीर के इशू में। ये पाकिस्तान की दिक्कत है। जबकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि देखो अगर वास्तव में इशू अगर वो सोल्व करना चाहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस सुधारना चाहते हैं, तो ये लाइन जो है अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है ये चेंज नहीं हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक रोड मैप दे सकता है पाकिस्तान को कि कब जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, कब राज्य दर्जा वापस दिया जाएगा। और बातचीत अब स्टार्ट हो भी चुकी है, आपको पता है 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगी कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ये सेंटर की तरफ से एक शुरुआत है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को जम्मू एंड कश्मीर में फिर से स्टार्ट किया जाए और धीरे धीरे राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को फिर से लौटाया जाए। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।